जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGTG 172 चैप्टर 4 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था, कुछ स्लाइड्स जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 चैप्टर 4 का पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या किए थे। एक बार दोहरा लेते हैं कि सेक्स और जेंडर के कंसेप्ट को समझ लिए थे और सोशल एक्सपेक्टेशन क्या रहता है समाज का, ये पढ़ लिए थे। अब हम इस वीडियो में कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर से शुरू करते हैं। तो कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि कल्चर क्या है। जो भी एनीथिंग जो हमारी सोसाइटी को एक आइडेंटिटी दे कि हमारा सोसाइटी किस तरह का है, वो है हमारा कल्चर। एनीथिंग मतलब क्या आता है, एनीथिंग मतलब नॉर्म्स आ जाएगा, उसका वैल्यूज़ क्या है, और उसका बोल सकते हैं ना कि रूल्स, वो किस चीज़ को अच्छा मानती है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि जनरली इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, जॉइंट फैमिली को अच्छा माना जाता है। अगर वो कोई बच्चा पेरेंट्स के सामने ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं यहाँ संस्कारी बच्चा है, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। पर क्या ये वेस्टर्न में भी ऐसा चलता है? नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी ऐसा नहीं। वेस्टर्न सोसाइटी का नॉर्म्स अलग है और वही उसका जो नॉर्म्स है उसको उस सोसाइटी को उसको आइडेंटिटी दे रहा होता है। और हमारे सोसाइटी का आइडेंटिटी क्या है? हमारा नॉर्म्स, हमारा वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कल्चर एक बहुत ही कम्प्लेक्स फेनोमेना है जो समाज के द्वारा बनाया जाता है और कल्चरली डिटरमाइन किया जाता है। मतलब कल्चरली अटेस्टेड कर दिया जाता है कि ये तो हमारा कल्चर ही बोलता है, मतलब जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम लोग शुरू से क्योंकि ये करते आ रहे हैं। कल्चरल कंस्ट्रक्शन जो होता है यही बताता है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का कंसेप्ट को। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी हम लोग पिछले वाले वीडियो में किए हैं कि एक मेल का क्या ट्रेट होना चाहिए और एक फीमेल का क्या ट्रेट होना चाहिए। और इसलिए बोलते हैं कि ये हम नहीं सिखा रहे हैं कि मेल को ऐसे बिहेव करना, फीमेल को ऐसे बिहेव करना। हम कौन सोसाइटी बोल रहे हैं, हम नहीं सिखा रहे, ये तो बायोलॉजिकली बने हैं वैसे। पर नहीं, इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ के समझे हैं कि ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं है, ये समाज ही बनाती है, सोशल कंस्ट्रक्टेड है। दूसरा हमारा आता है कि ये जो हमारा समाज है ना, ये डोमिनेंस को सपोर्ट भी करता है। डोमिनेंस किन का? मेल डोमिनेंस। अगर वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मेल का, पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुष का शासन चलता है, तो उसके डोमिनेंस को जस्टिफाई करती है, एक्सेप्ट करती है, बोलती है सही है। जेंडर का जो कंस्ट्रक्शन होता है एक इंडिविजुअल पे अजीब सा इम्पैक्ट डाल रहा होता है। इंडिविजुअल और एक नॉर्मल इंसान और आपका सोसाइटी, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटररिलेटेड होता है। कभी जब भी कुछ ऐसा समाज में एक इंसान है, ठीक है, वो समाज में जो देख रहा है और वो ऐसा कुछ डिविएंट सा चीज़ देखता है तो उसको ना अजीब सा लगता है। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो ट्रांससेक्सुअल है। ट्रांससेक्सुअल का मतलब है कि उसका जो बॉडी है वो बॉडीली वो अलग जेंडर का है, मतलब अलग सेक्स का है, और वो माइंड से अलग है। मतलब आपका बॉडी एक लड़की की तरह है, पर आप पूरा फील जो आपके अंदर है, जो फीलिंग है, वो सारा आपका मेल की तरह है। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो आप जनरली ये चीज़ आप चेंज करोगे। आप किस तरह से? सर्जरी करवाओगे अपना, जनरली सर्जरी करवा लेते हैं। पर पहले तो सर्जरी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, तो पहले के लोग इसको समझते ही नहीं थे। पर आज अगर ऐसा कोई वो सुनते हैं तो समाज के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है और फिर वो अपने पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखने लग जाता है और यहीं पर होता है क्लैश, यहीं पर हो जाता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है, वो एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपने पर्सपेक्टिव से समाज को देख रहा होता है, पूरा समाज अपने पर्सपेक्टिव से एक इंडिविजुअल को देख रहा होता है। इंडिविजुअल का रिफ्लेक्शन जो भी इंटरेक्ट कर रहा होता है वो सोशल पॉलिटिकल से, उसका क्या, जैसे कि एक इंसान आप उससे बात करेंगे, वो समाज के साथ रह रहा होता है, जिस समाज में रह रहा होता है, उसके बिहेवियर में उसका सोसाइटी का, उसके कल्चर का रिफ्लेक्शन दिखता है कि वो किस समाज से आया है, उसका क्या सोच है, कि वो उसका सोच बताता है कि वो जिस समाज से रहा, जिस समाज से आया है, उसका सोच उसके समाज के सोच से ही बनता है। उसके बाद हमारा आता है कि इससे समझ में ये आता है कि जेंडर जो है ये प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट ऑफ भी है और प्रोड्यूस बाय भी है। मतलब यही है जो समाज को बना रही है, जेंडर ही समाज को बना रही है और समाज ही है जो जेंडर को बनाने में हेल्प कर रहा है। मतलब बना भी वही रही है और बन भी वही रही है। जेंडर बन भी रही है और जेंडर बनाने में हेल्प भी कर रही है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड का कंस्ट्रक्शन एक अलग तरीका से किया जाता है। एक पैट्रिलिनियल और पैट्रियार्कल सोसाइटी जो होता है भारत में, वो पहले से ही सिखा रहे होते हैं कि ये पहले से ही समझा देते हैं कि जो लड़की है, लड़कियों का जन्म ही हुआ है रिप्रोडक्शन के लिए मदर की तरह, और फादर का जन्म हुआ है कि वो कि वो पालन पोषण करेंगे। मतलब वो आउटर बाहरी उनका बात बोला जा रहा है कि मतलब वो एक प्रोटेक्टर की तरह होंगे। कल्चरली बोला जाता है
कि जो मैन है वो एक सीड की तरह, प्रोवाइडर ऑफ सीड की तरह है। वो सीड देंगे, जैसे कि जो हमारे रिप्रोडक्शन में जैसे स्पर्म डोनेट करते हैं, स्पर्म डोनेट बोलते हैं, स्पर्म देते हैं, मेल मेंबर अपना स्पर्म देते हैं और फीमेल उसके बाद ओवम के साथ वो फ्यूज़ करके वो गैमेट बनता है और उसके बाद जो बेबी बनता है। तो ये कल्चरली दिखाते हैं कि मेल जो है वो प्रोवाइडर ऑफ सीड है और जो फीमेल है वो सिंपलाइज होती अर्थ की तरह, जो सीड को अपने अंदर रखेगी, उसको नर्चर करेगी। और ये फिक्स कर दिए हैं कि हमारा कल्चर ही बताता है तो फीमेल का यही रोल है और मेल का यही रोल है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बना गया है, ये बाय नेचर बना हुआ है। पर ऐसा ही नहीं है ना, हम लोग पिछले वाली वीडियो में कवर किए हैं। ये रोल कंटिन्यू चलता जाता है, फैमिली में, मैरिज में, रिश्ते में, हर जगह माना जाता है कि हाँ आप माँ का तो बनना ही। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आ रहा है ना फैमिली मैरिज में, उसमें भी समझेंगे कि जो स्ट्रक्चरल ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसमें समझेंगे कि किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करते हैं उन लोग जो भी ऐसा सोच रखते हैं कि हाँ जो बनाया गया प्रकृति का वो सही बनाया गया है, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन को दिखता ही नहीं है उनको, बोलते हैं कि हाँ सही है जो हो रहा है, ऐसा ही होना ही चाहिए, ये बना ही ऐसा ही है, प्रकृति बना ही इसलिए है, पर ऐसा नहीं होता। दूसरा हमारा टॉपिक आता है गर्ल चाइल्ड एंड द नेटल होम। गर्ल चाइल्ड नेटल होम का क्या है कंसेप्ट कि एक लड़की को शुरू से सिखाया जा रहा होता है कि ये जो पापा का घर है आपका, ये अपना घर नहीं है, ये आपका टेम्प्रेरी हाउस है, क्योंकि आपको दूसरे के घर जाना है, आप पढ़ाई धनो। बहुत ऐसा कंसेप्ट है, बहुत ऐसा प्रोवर्ब है कि लाइक बेटी का भार तो एक राजा भी नहीं ले सकता। लाइक बेटी का भार राजा नहीं ले सकता का क्या मतलब है कि आप शादी हो जाने के बाद आप उसको अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। शादीशुदा लड़कियों को अपने घर पे आप नहीं रख सकते, रखेंगे तो फिर समाज आपको जीने नहीं देगी। मतलब क्या, क्योंकि वो उनका अपना घर नहीं है। उनका अपना घर कौन है? ससुराल। वो शुरू से जिस घर में उनका जन्म होता है उस घर को भी वो अपना नहीं मान सकते। उनको शुरू से सिखाया जाता है कि बाबू आपको दूसरे के घर जाना है, आप ठीक से बिहेव कीजिए, आप सीखिए, आपको सिखाया जा रहा होता है, ठीक है। शुरू से उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि वो उनको फिर लास्ट में ऑड ना लगे कि हम दूसरे घर में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ही आ जाता है कि हाँ ये तो मेरा अपना घर है ही नहीं। कुछ फेस्टिवल से भी समझते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, गौरी पूजा, उसमें क्या दिखाता है कि दुर्गा माँ कुछ दिन के लिए आती है, अपने मायके आती है, कुछ दिन के लिए स्टे करती है, कुछ दिन उनका बहुत ही आदर सत्कार होता है, पूजा किया जाता है और फिर उनको विसर्जन कर दिया जाता है। मतलब विसर्जन कर देने का मतलब क्या दिखाता है कि वो फिर अपने ससुराल चली गई और फिर वो फिर अगले साल फिर अपने मायके आएंगी। तो ये क्या है, दिखा रहे हैं कि और सारी जो लड़कियां हैं, सारी जो लड़कियां हैं वो किस तरह से डिपिक्ट होती है कि माँ दुर्गा का रूप है। तो दुर्गा माँ भी तो एक लड़की ही है, एक फीमेल ही है। तो फीमेल का क्या है, फीमेल शादी करके जाएंगी और फिर वो कुछ दिन के लिए आएगी, समहाउ बस कुछ दिन के लिए आएंगी और फिर उनको चले जाना है, हमेशा के लिए वो नहीं रह सकती। तो ये हम फेस्टिवल से भी जोड़ के, कल्चर से भी जोड़ के, रिलीजन से भी जोड़ के सिखाते हैं कि आप बने ही इसीलिए हैं। ये मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है, इस हमारा वेद पुराण ही बोलता है, उसको डिटरमाइन करवा देते हैं, फिक्स करवा देते हैं। दूसरा हमारा आता है कि जो गर्ल चाइल्ड है ना, गर्ल चाइल्ड का प्री प्यूबर्टल और पोस्ट प्यूबर्टल फेज को एक जगह को प्योर और एक जगह को इम्प्योर मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब लड़की का जब पीरियड्स हो जाता है ना, लड़की के पीरियड्स के पहले लड़की को प्योर मानते हैं और लड़की के पीरियड्स के बाद इम्प्योर मानते हैं। और इसको हम एक तो केस स्टडी से समझते हैं कि जब किन्हीं जगह पे ना, वेस्ट बंगाल में तो बहुत पॉपुलर है कि जब नवरात्रि होता है और नॉर्थ इंडिया में भी है ऐसा, नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, जिसमें नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी के दिन कुछ बच्चियों को बुलाते हैं अपने घर, प्रसाद देते हैं, उनका पूजन वगैरह करते हैं, उनको फिर प्रसाद देके, उनको नारियल वगैरह देके फिर उनको घर से विदा करते हैं। तो ये क्या है, पूजन। और पर इसमें एक कंडीशन रख देते हैं कि वो जो बच्ची होंगी, जो लड़कियां होंगी, वो पीरियड्स नहीं होनी चाहिए, उनका पीरियड्स ना स्टार्ट हुआ हो, मतलब प्री प्यूबर्टल एज में होनी चाहिए। क्यों? प्यूबर्टी के बाद अगर पीरियड्स हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, वो इम्प्योर हो गई है। कैसे इम्प्योर हो गई है? ये इम्प्योर और प्योर का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से, मतलब एक रिलेट करते हैं। समहाउ आपकी बुक में नहीं दिया है पर आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इसको रिलेट किया जा रहा है। पिछले वाले वीडियो में हम ये कंसेप्ट पढ़े थे ना कि लड़कियों की सेक्सुअलिटी पे कंस्ट्रेंट लगाती है समाज, लड़कियों के सेक्सुअलिटी पे पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता है। लड़कियों को हाँ बोलने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को ना भी ठीक से बोलने का अधिकार नहीं है, लड़की अपना सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। कभी बहुत रेयर, हम लोग मूवी में भी, ये हम लोग पिछले भी वीडियो में देखे थे ना कि लड़की मूवी में भी हम लोग को क्या दिखाता है कि लड़का आता है और लड़की शर्माते हुए चली जाती है, लड़की नहीं आती। प्रपोज कौन करता है? लड़का करता है।
तो दिखाती हैं कि लड़की को ऐसे ही रहना है। लड़की ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल डिज़ायर बस लड़कों में है, लड़की में नहीं है, दोनों में होता है, दोनों में ही। आफ्टर ऑल दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग, दे बोथ आर ह्यूमन बीइंग, है ना। तो दोनों में ही सेक्सुअलिटी है, पर फिर भी किसको दिखाने का हक, एक्सप्रेस करने का हक किनको दे रखी है समाज? बस मेल मेंबर को, फीमेल को नहीं दे रखी है। और फीमेल अगर दिखाती है समहाउ तो फिर तो वो बैड वुमेन की कैटेगरी में आ जाती है। देखिए किस तरह से कंस्ट्रेंट लगाती है। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो पता नहीं हम ऐड कर दिए, आपके बुक में नहीं है, पर हाँ मेरे को लगता है कि ये कंसेप्ट बताना चाहिए, अवेयरनेस के लिए तो बताना ही चाहिए। हम जनरली वीडियो में नहीं बोलते कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पर आई थिंक इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए अवेयरनेस के लिए। एक हमारा कंसेप्ट है FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ना लड़कियों के एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फीमेल जेनिटल म्यूटेशन क्या है, और इस टॉपिक को हम क्यों इस स्लाइड में ऐड किए, इसको हम रिलेट करके समझाएंगे बाद में, ठीक है। पहले समझिए ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है, जिसमें 5 से 15 साल की लड़की जो मतलब प्यूबर्टी के एज में ना गई हो, उससे पहले क्या करते हैं, फीमेल का जो जेनिटल पार्ट है उसको कट कर देते हैं या फिर सिल देते हैं, स्टिच कर देते हैं। और स्टिच करता कौन है? नॉर्मल कोई लेडी, कोई दादी अम्मा, बूढ़ी औरत, जो दाई अम्मा, ऐसे कुछ स्टिच कर देती है लड़की के जेनिटल पार्ट, मतलब प्राइवेट पार्ट को। प्राइवेट पार्ट में क्या करती है, लड़कियों का जो मोस्ट सेंशुअल पार्ट जो होता है ना, जिसके कारण लड़कियां ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्स वो बहुत ही प्लेजर फील करती है, जिसको क्लिटोरिस कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है, ठीक है। और जिसका मेजोरा लेबिया माइनोरा जो लिप्स होता है, अपर लिप्स जो होता है, वेजाइना का पार्ट, उसको सिल दिया जाता है, ठीक है। सिल देने के बाद जो उसका वेजाइना होता है, उस वेजाइना को भी बहुत छोटा कर दिया जाता है, या फिर एकदम बंद ही कर दिया जाता है। बस उसका एक ओपनिंग रहता है जिससे वो यूरिन पास कर सकती है। इतना गंदा काम, इतना पेनफुल प्रोसेस। समहाउ आप इमेजिन कीजिए एक छोटी बच्ची जिसको ले जाया जा रहा है, उसका अंडरगारमेंट्स उतार के, और मतलब ऐसा सा औजार यूज़ करते हैं, चाकू, ब्लेड्स वगैरह, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही डॉक्टर की निगरानी में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही कर दे रहे हैं, एक प्रथा की तरह मना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे पता है? क्यों इस तरह को परफॉर्म कर रहे हैं? इसलिए कि जब लड़की का क्लिटोरिस हटा दिया जाता है ना, तो लड़कियों को फिर सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं आए, और अब वो सेक्सुअल डिज़ायर अगर नहीं आएगा तो वो प्योर रहेगी। इससे उनका शादीशुदा ज़िंदगी बच जाएगा, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो डिज़ायर ही नहीं रहेगा ना, सेक्सुअल प्लेजर करने का हक तो उनको है ही नहीं। और इससे अगर किसी लड़की का अगर जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ है उनके कम्युनिटी में, तो उनको हम बोलेंगे प्योर है। मतलब प्योरिटी, ऐसा प्योरिटी कोई लड़कों के लिए नहीं बना है कि लड़का भी अपना जो कोई सेक्सुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना आ जाए, फिर या कोई शादी के पहले वो सेक्सुअली एक्टिव ना हो जाए, ऐसा लड़कों के लिए नहीं बना, पर लड़कियों के लिए बना रखे हैं। बस इसलिए कि लड़की का जो प्योरिटी है, बस मतलब अगर वो सेक्स कर ली तो वो शादी के पहले सेक्स कर ली तो वो इम्प्योर हो जाएगी। मतलब लड़की का प्योरिटी और इम्प्योरिटी बस सेक्स पर डिपेंड करता है। सच में पता नहीं, ये कंसेप्ट बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग है। आई नो बहुत डिस्टर्बिंग है, बोलते वक्त मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, बट हाँ अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट अब हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं, हम बताते हैं कि लड़की का जब पीरियड्स हो जाता है ना, तो लड़की को क्या बोलते हैं कि अब शादी के बाद, मतलब कह सकते हैं कि हाँ वो अब प्यूबर्टी के एज में जा रही है, मतलब अब ग्रोइंग पीरियड में उसका हार्मोन सीक्रेट होगा, अब वो सेक्सुअल वाला जो फीलिंग है ना उसके अंदर आना चालू हो जाएगा। जैसे ही उसके बॉडी में वो सब आना चालू होगा, तभी से अगर हम उसको इम्प्योर बता देते, उसके दिमाग में बिठा देते कि अब आपके अंदर वो पीरियड्स आ गया, दैट मीन्स आप इम्प्योर हो गई, तब अगर वो अपने आप को इम्प्योर समझती हैं कि हाँ अब हम इम्प्योर हो गए, अब हम उतने पूजन करने लायक नहीं हैं, तो अगर हम सेक्स कर लेंगे शादी के पहले, शादी तो अप्रूवल दे ही देता है, पर शादी के पहले अगर हम सेक्स कर लिए, सेक्स हो जाता है, तो हम तो समाज के द्वारा एकदम घृणित औरत बन जाएंगे। तो पहले ही उसके माइंडसेट में ना बना दिया गया है कि वो अपने प्योरिटी को कैसे बचा सकती है, वाया मतलब अपने सेक्स को कंट्रोल करके, ठीक है। तो ये बहुत ही, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत होता है। सारा कंस्ट्रेंट, सारा जितना भी आप रिस्ट्रेन है, आप लड़कियों पे ही लगा रहे होते हैं, बहुत गंदा और ऐसा ये जो जेनिटल म्यूटिलेशन वाला जो प्रैक्टिस है ना, ये अभी भी है, कहीं कहीं पे है, भारत में भी है। तो और कुछ एक्ट्रेस भी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो एक बहुत अजीब सा ट्रॉमा है, और इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है,
सबसे बड़ा बात है कि इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, ये बस अपना सुपरस्टिशन, अपने अंधविश्वास को बनाने के लिए रखे हैं। और समाज का एक बहुत गंदा कंसेप्ट है कि अगर आपकी लड़की का जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ है तभी आपकी लड़की प्योर है, और आपकी बेटी का जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं हो तब तो आपकी बेटी का चांसेस है कि वो पता नहीं वो सेक्स कर चुकी होगी, और सेक्स वो कर चुकी होगी तब तो वो इम्प्योर ही हो गई। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ना ये कंसेप्ट, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम वापस इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम खुद पहली बार इस टॉपिक को बता रहे हैं तो थोड़ा हम खुद बहुत ही थोड़ा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए भी, तो पर आप समझिएगा कि इसको किस तरह से हम रिलेट करा रहे हैं कि FGM के कंसेप्ट को, उससे कि लड़कियों के प्योरिटी को, उसको प्योरिटीज़ बोल के समझा देते हैं कि अगर आप जितनी सेक्सुअली आप सेक्सुअलिटी से दूर रहेंगी, आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल में रखेंगी, तभी आप प्योर रहेंगी। ठीक है, और बस ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी का बात है, क्योंकि लड़कियों पे हमको कंट्रोल रखना है, ये बस इसका पीछे का बस एक ही रीज़न है, लड़कियों पे कंट्रोल रखना। समझ रहे हैं? दूसरा हमारा आता है टॉपिक प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सेग्रीगेशन। सेक्स सेग्रीगेशन क्या है? जब हम किसी के सेक्स के बेसिस पे अगर किसी को किसी काम से हम हटा देते हैं, देखिए ये चीज़ नहीं है बोलिएगा कि लाइक कि दो धर्म का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है कि दो धर्म को हम जोड़ रहे हैं कि लड़कियों का नवरात्रि और इसका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन दोनों एक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अलग कंसेप्ट है। पर समहाउ समाज का एक जो लड़कियों पे जो पाबंदी है ना, बस ये एक जो रूट है कहीं का, वो रूट को हम हटाना चाहते हैं, बस उस रूट के बारे में अवेयरनेस बनाने के लिए बता रहे हैं। ये बस जो प्रैक्टिस है, ये बहुत सारा चीज़ है जो जिसका रीज़न मेरे को तो अभी तक से नहीं मिला, तो समहाउ मेरे को यही रीज़न लगता है कि लड़कियों पे बस कंस्ट्रेंट लगाया जा रहा है, लड़कियों पे कंस्ट्रेंट लगाने की, लड़कियों को सेक्सुअली को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल है तो दोनों को कंट्रोल कीजिए ना। बोलते हैं लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेगी, रेप नहीं होगा। आप लड़कियों को निकलने दीजिए, लड़कों को मत निकलने दीजिए, रेप नहीं होगा। रेप हो किस ले रहा है? लड़कों के लिए हो रहा है। लड़के नहीं निकले, लड़कियां आराम से आज़ाद से घूम सकती हैं, पर नहीं, लड़कियों को ही नहीं निकलने देंगे। पता नहीं क्या कंसेप्ट है, क्या दिमाग में आता है उन लोग के जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सेग्रीगेशन। सेक्स सेग्रीगेशन मतलब समझ हम पहले ही बताएं, अभी बताएं, वापस मेरे को लगा कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक होगा तो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, वरना मिसकंसेप्शन आ जाता है। आजकल तो बहुत जल्दी सब लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम फिर थोड़ा देर बाद वापस इसको रिपीट कर दिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सेग्रीगेशन क्या है? मतलब आप अगर आप कुछ ऐसा जॉब होता है ना जिसमें हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि ये जॉब तो लड़कों के लिए, ये जॉब तो लड़कियों के लिए ही है। जैसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब जनरली हम लोग किसको प्रेफर करते हैं? लड़कियों को प्रेफर करते हैं। नर्स का जॉब बोलते हैं लड़कियों को ही प्रेफर करते हैं। लाइक एयर हॉस्टेस का लड़कियों को प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसा जॉब इसमें लड़कों को ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि मान रखते हैं कि नहीं, लड़के तो नहीं कर पाएंगे, या फिर लड़कियाँ तो नहीं कर पाएगी, या फिर उनका तो इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है ना, हम जेंडर के बेसिस पर नहीं सेग्रीगेट कर सकते हैं ना, इंडिविजुअल पर मैटर करता है किसका किस में इंटरेस्ट है। एक लड़कों को भी नर्स बनना पसंद हो सकता है, एक लड़कियों को भी कुछ और लड़कों जैसा काम करना पसंद हो सकता है, लाइक टेक्निकल जॉब में वो रह सकती हैं। एक ना ग्लास सीलिंग की तरह जो दिखता नहीं है पर है, लड़कों और लड़के और लड़की में ना एक सेपरेशन बना रखी है। बहुत ऐसा आपको दिखेगा, ऑफिस वगैरह है जिसमें ऐसा है। लड़कियों को इवन तो पेमेंट भी कम देते हैं एक ही काम के लिए। आपको लग रहा होगा ऐसा कहाँ मिलता है? आप सर्च कीजिएगा अक्षय कुमार का पेमेंट। अक्षय कुमार एक मूवी के लिए कितना रुपया लेते हैं, और लाइक दीपिका पादुकोण या फिर प्रियंका चोपड़ा कितना रुपया लेती हैं। आपको समझ आ जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर का कि कितना पेमेंट किसको एक ही काम के लिए किसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किसको कम तवज्जो दे रहे हैं। लड़कियों के काम को इन्फीरियर कंसिडर कर रहे हैं, लड़के के काम को ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर कर रहे हैं, जबकि दोनों ही एक्ट्रेस हैं या एक्टर एक्ट्रेस हैं। ठीक है, जो हम पहले इंट्रोडक्शन में समझे थे कि इन्फीरियर और इन्फीरियर सुपीरियर का सोचने का कंसेप्ट जो है। मनरेगा जो है, मनरेगा के जॉब कार्ड से हमको पता चलता है कि लड़कियों का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है। लड़कियों को कम वर्क में उनका अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वेजेस सब कुछ कम है, इनइक्वल है। लड़कों के जब उनका नंबर सेम है, नंबर अगर हाफ के आसपास आता है तो उनका वेजेस भी हाफ के पास आना चाहिए ना, बट नहीं है। बहुत सारी वुमेन जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती रह जाती है मैन के कंपैरिजन में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब एक अच्छा सा जॉब जिसमें आपको हर फैसिलिटीज़ मिल रहा है, और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लाइक ठीक से ना वेतन मिलता है, ना ठीक से आपको वैसा लीव मिल रहा है, ना उस तरह से आपको अलायंस मिल रहा है, ना उस तरह से फैसिलिटी मिल रहा है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। तो वो एक कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा फीमेल ही रहती हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। हाँ, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड द स्फीयर ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ लेबर हाँ, एंड द स्फीयर ऑफ वर्क में क्या है कि जो जेंडर रिलेशन है ना सेक्सुअल डिवीजन का, ये जब दोनों जब फेस करते हैं ना कि एक ही जैसा काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे आस पास दोनों के साथ इनइक्वालिटी होता है, तो यहीं से कन्फ्लिक्ट चालू होता है।
हम आपकी बुक में, जो हमारा बुक है, इसमें ना अफ्रीकन एग्रीकल्चर और इंडियन एग्रीकल्चर को रिलेट करके बताए हैं कि अफ्रीका में जो फीमेल है ना, उनको अफ्रीका का जो एग्रीकल्चर है उसको फीमेल एग्रीकल्चर की तरह कंसिडर किया जाता है। फीमेल को वहाँ पे ना, फीमेल को ऐसा ज़मीन तो दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, पर उनको बोला जाता है, उन पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाती है कि आपको अपने फैमिली के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ वो काम कर रही है तो उसको पेड़ की तरह नहीं कंसिडर किया जाता। समहाउ अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो यही बता रहे हैं, उसको पेड की तरह कंसिडर नहीं किया जाता, उसको अनपेड ही रखा जाता है। बोला जाता है ये तो आपका लव है, आपका, बोलते हैं ना कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो घर की औरत है, तो आप कैसे पैसा मांग सकती है। मतलब वही बात है ना कि आप अपने ही काम के लिए कैसे पैसा मांग सकती है। तो उनके काम को कंसिडर ही नहीं किया जाता है। दूसरा हमारा आता है कि जो कैश क्रॉप्स है ना, जो जिससे मतलब लाइक कॉफ़ी वगैरह हुआ, टी वगैरह, इसमें ज़्यादा टी में तो इसलिए इन्वॉल्व करते हैं लड़कियों को क्योंकि उनका जो हाथ उंगली जो होता है ना पतला सा होता है, तो टी लीव्स को तोड़ने में अच्छा हेल्प करता है। लड़कियों का जो फर्स्ट 4 फिंगर होता है ना, थोड़ा सा पतला सा होता है, इसलिए। तो कुछ कैश क्रॉप्स में किसको इन्वॉल्व कर देते हैं, मैन को इन्वॉल्व कर देते हैं, और जो आपका जो फूड क्रॉप्स होता है उसमें वुमेन को इन्वॉल्व कर देते हैं। बाहर से नेगोशिएशन करना होता है, बाहर के लोगों से बात करना होता है, क्रॉप्स वगैरह को बेचना होता है, जिसमें सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है, मैन ही इन्वॉल्व होता है। वुमेन को पीछे ही रखते हैं। वुमेन बहुत बड़ा योगदान कर रही होती है, बहुत एक्टिव रहती है, पर वो समहाउ आगे नहीं आती, पर्दे के पीछे ही रह जाती हैं। और यही मीन्स रीज़न है कि वो कल को ऐसा भी होता है कि अगर उनका हस्बैंड उनको निकाल दे या हटा दे, तो वो अपने उस फील्ड में इतना दिन काम की, पर उनको उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको ऐसे लोगों से मिल नहीं पाएंगी, वो बात नहीं कर पाएगी जिनके साथ वो अपना जो सामान, अपना जो क्रॉप्स वगैरह उसको बिक्री कर पाए, या फिर अपना उसका जो भी बात है कि हम इतने में लेंगे, इतना बिक्री करेंगे, वो ट्रेड एंड कॉमर्स का बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मिली ही नहीं है, उनको हमेशा पीछे ही रखा गया है। दूसरा हमारा आता है विमेन का जो अनपेड वर्क है उसको ना लेबर ऑफ लव की तरह कंसिडर किया जाता है। एक एग्जाम कहानी से समझेंगे, ठीक है। कहानी में बोलते हैं क्या, एक आदमी अब बोलता है कि भगवान, एक डॉक्टर को बोल रहा होता है, एक केस स्टडी आपकी बुक में ही दिया है कि क्या भगवान मेरे साथ बहुत गलत किए हैं, 13 बच्चा हुआ मेरा, 13 बच्चा में से बस 9 ही बचा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप 9 बच्चे को कैसे रखें, कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। तो वो आपकी बीबी भी काम करती है क्या, तो बोलते नहीं मेरी बीबी तो कोई काम नहीं करती। बोलता अच्छा, तो काम कौन करता है, हम ही करते हैं। तो बीबी आपकी क्या करती है, बीबी बस सुबह उठती है, 4 बजे उठती है, पानी भरती है, कब लकड़ी काटती है, खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद सारा कपड़ा लेके जाती है, कपड़ा धोती है, और फिर कपड़ा वपड़ा धो के फिर दोपहर में आती है, दोपहर में आके फिर वो खाना बनाती है, फिर मेरे को वो खाना लेकर मेरे जगह पे आती है, मेरे लिए टिफ़िन लेके आती है, फिर हम दोनों खाते हैं, उसके बाद फिर वो घर जाती है। तो बोलता है डॉक्टर के तब वो आराम करती होगी, नहीं फिर वो आराम नहीं करती, फिर वो घर जाके बच्चे लोग को देखती है, और फिर रात में फिर वो खाना बनाती है। फिर खाना बनाने के बाद जब हम लोग आते हैं, फिर वो जब हम लोग को सबको खाना खिला देती है तो फिर जाके वो सोती है, ठीक है। और लास्ट में बोलते हैं नहीं वो कोई काम तो नहीं करती, ठीक है। इतना सारा वो काम कर रही है पर वो काम तो नहीं करती। तो ये क्या है, इनका सारा ये काम क्या है, ये लेबर ऑफ लव है। मतलब ये उनका प्यार है इसीलिए वो काम कर रही है, ठीक है। इनके लिए उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता और ना ही उसको कंसिडर किया जाता है। बोलते भी नहीं है कि हाँ वो काम करती है, बोल रहे नहीं वाइफ तो मेरी कोई काम नहीं करती, काम तो हम करते हैं। तो घर में क्या करती है तो देख ही लिए, स्टोरी से समझ लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, थैंक यू।